किरण देवी के थप्पड़ से यति का व्यवहार अचानक से बदल गया था। वो पहले तो अजीब नजरों से इधर उधर देख रही थी और फिर अचानक वो किरण देवी के सामने ऐसे खड़ी हो गई कि अब ना तब वो किरण देवी की जान ही ले ले। ए छोरी, ऐसे क्या देख रही है? यति की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्से के भाव मौजूद थे। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने आगे बढ़ते हुए किरण देवी को जोर का धक्का दिया और अचानक दौड़ती हुई छत की ओर जाने लगी। किरण देवी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि यति ने उसे धक्का दिया। वो करहाती हुई उठी और यति को छत की ओर भागते देख वो भी लंगड़ाती हुई छत की तरफ भागी। ओए छोरी, कहाँ जा रही है? रुक जा यति, नीचे आ। किरण देवी लगातार चिल्लाए जा रही थी, लेकिन यति ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। यति एक ही सांस में छत पर पहुंच गई थी। फिर अचानक वो छत के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेबसी, डर और गुस्सा तीनों तरह के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। मुझे चंदा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। किरण देवी अब तक यति के पास आ चुकी थी और यति की बातें सुनने के बाद उसकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो यति के करीब जा पाए। यति तो सच में पागल है। वो लड़कियां चंदा पता नहीं कौन कूड़े की पैदाइश है और उसके चक्कर में यतिया अपना जान दिए पे तुली है। किरण देवी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो जानती थी कि अगर वो आगे बढ़ी तो खुद ही मुसीबत में फंस सकती थी। किरण देवी को डर था कि अगर वो यति को नीचे लाने के लिए उस पर दबाव बनाती हैं तो यति सच में वहां से कूद भी सकती थी। यति बेटिया, देख मैं तो उसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ कि आगे से तुमको छुआंगे भी नहीं। बिटिया चल, मेरी बात समझ। चल नीचे आ जा बिटिया। आपको मुझे और मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे मेरी चंदा के पास पहुंचाओ। मैंने आपको क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे नारी निकेतन से ले आई? मैं वहां खुश थी। मुझे वहीं छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के साथ नहीं, मैं अपनी चंदा के साथ ही खुश थी। किरण देवी के माथे पर परेशानी के बल आ गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो चंदा को यहाँ कैसे लाएं। वो बस परेशान नजरों से यति को देखे जा रही थी। इधर एक तरफ जहां यति चंदा के लिए बुरी तरह से तड़प रही थी, वहीं दूसरी ओर सुमन चंदा को लेकर गांव के करीब पहुंचने लगी थी। चंदा सुमन के पीछे चुपचाप बैठी थी। यति से बिछड़ने और अपनी आंखों के सामने भैरव को जेल जाता देख उसका चेहरा अभी भी लटका हुआ था। सुमन भी इस चीज पर ध्यान दे रही थी कि चंदा पूरे रास्ते एकदम गुमसुम सी बैठी थी। उसने गाड़ी धीमी की और चंदा के सिर को प्यार से सहलाने लगी। चंदा बिटिया, चिंता मत करो। गांव पहुंचने के बाद वहां तुम्हें बस कुछ ही समय के लिए रहना होगा। फिर थोड़े दिन बाद तुम्हारी यति दीदी खुद ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। चंदा ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी। जबकि चंदा को कोई जवाब न देते हुए देख सुमन ने गहरी सांस ली। वैसे चंदा बिटिया, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी के पति कौन है? हालांकि भैरव के साथ समय गुजारने के बाद चंदा इतना तो समझ गई थी कि भैरव के लिए यति बहुत खास है, लेकिन वो भैरव और यति के बीच के रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाई थी। मुझे वो जरा भी पसंद नहीं। नारी निकेतन में तो वो आदमी यति दीदी को जबरदस्ती छू रहा था और उसने तो मुझे यति दीदी से आखिरी बार बात भी नहीं करने दी। अरे चंदा बिटिया, तुमने जिसे देखा वो यति का पति नहीं था। वो तो वो आदमी था जो जबरदस्ती यति को दुख देना चाहता था। क्या वो यति दीदी का पति नहीं था? फिर कौन है सुमन दीदी? तुम्हारी यति दीदी के असली पति तुम्हारे भैरव भैया हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि बस पूछो ही मत। चंदा बड़ी बड़ी आंखों से सुमन को देखने लगी। सुमन दीदी, सच में वो दोनों पति पत्नी थे? हाँ चंदा, यति और भैरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ गई। उन दोनों के प्यार का पूरा जमाना दुश्मन हो गया था। उन दोनों ने साथ मिलकर इतने कष्ट सहे कि तुम सोच भी नहीं सकती। भैरव भैया यति से इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने यति दीदी को छोड़ा क्यों? भैरव ने यति को नहीं छोड़ा बिटिया। यति को तो छोड़ने से पहले वो अपनी सांसें छोड़ देगा। लेकिन कहते हैं ना बिटिया, तो प्यार करने वाले अक्सर बिछड़ जाते हैं। तो समझो इन दोनों के साथ भी यही हुआ।
चंदा ने कुछ देर चुप रहकर इस बात को समझने की कोशिश की। उसके दिमाग में यति की बातों के साथ साथ भैरव की भी बातें घूम रही थी और फिर खुद में सोचती हुई वो धीरे से बोली, सुमन दीदी, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं, एक से एक हो जाएं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो ये देख भावुक थी कि इतनी कम उम्र का होने के बाद भी चंदा रिश्तों की गहराइयों को समझती है। वो प्यार से चंदा के गालों को छूने की कोशिश कर रही थी, पर तभी चंदा चिल्लाती हुई बोली, सुमन दीदी सामने देखिए। सुमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने जैसे ही सामने देखा वैसे ही ये देख उसकी धड़कनें तेज हो गईं कि उसकी गाड़ी के सामने अचानक से कुछ लोग आ गए थे। सुमन ने पूरी ताकत से ब्रेक पर अपने पैर दबा दिए। सुमन की गाड़ी उन लोगों से बस 1 इंच की दूरी पर रुकी थी। हे भगवान, शुक्र है किसी को ठोकर नहीं लगी। सुमन ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने किसी को धक्का नहीं दिया, लेकिन तभी उसने जैसे ही अपनी गाड़ी के सामने मौजूद लोगों को अपनी गाड़ी के आसपास आते हुए देखा, वैसे ही वो चौंक गई। उसने देखा कि इन सारे लोगों के हाथों में हथियार थे। सुमन को समझते देर न लगी कि ये लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि डाकू हैं। सुमन की सांसें तेज हो गई थी। उसका चेहरा पसीने से भरने लगा था, जबकि इन डाकुओं ने गाड़ी को घेरते ही सुमन को धमकाना शुरू कर दिया। गाड़ी से बाहर निकलो, जल्दी करो। आप लोग कौन हैं? प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। अरे वाह, तू तो अंग्रेजी बोलती है। साली हमसे अंग्रेजी फेंक कर बातन कर रही है। मर्दन जैसन गाड़ी चलाती है और वो भी आधी रात को। लागत है तो को बड़ा गर्मी चढ़ल है अंग्रेजन बनने का। चल चल बाहर निकल, अभी थारा सारा गर्मी बाहर निकाल देते हैं। उन डाकुओं की बात सुन सुमन समझ चुकी थी कि इनके इरादे नेक नहीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो जानती थी कि डरने से वो इस मुसीबत से नहीं निकल सकती। उसने खुद को किसी तरह संभाला और चंदा की ओर देखने लगी। चंदा भी डाकुओं को अपने आसपास देख हद से ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तभी सुमन ने उसे इशारा किया कि वो शांत रहे। फिर वो अकेले ही धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकले। डाकुओं ने सुमन को घेर लिया था, जबकि सुमन समझ चुकी थी कि वो एक ऐसी खतरनाक मुसीबत में फंस चुकी है जहां कोई भी उसकी मदद को नहीं आएगा। इसीलिए वो ही साहस करती हुई आगे आई। हमें छोड़ दो, हम सिर्फ गांव जा रहे हैं। डाकुओं ने मुस्कुराकर सुमन की आंखों में देखा। उनके चेहरे से यह साफ था कि आज वो सारे डाकू उसकी कोई बात सुनने वाले नहीं। सुमन समझ चुकी थी कि इन डाकुओं के इरादे कुछ और ही हैं। चिंता मत कर लड़की, तुझे गांव छोड़ देंगे, लेकिन बस तेरे साथ रात गुजारने के बाद। सुमन डाकुओं के चंगुल में फंस चुकी थी। ये सारे डाकू जोरावर सिंह के डकैत थे। दरअसल ये सारे डकैत यहाँ पर सुमन के लिए नहीं बल्कि समर्थ, कार्तिक और गांव के दूसरे लोगों की आशा में छिपे बैठे थे। लेकिन तभी उन लोगों की नजर जैसे ही सामने से आ रही सुमन की गाड़ी पर पड़ी, वैसे ही वो लोग ये सोचकर सुमन की गाड़ी के सामने आ गए कि ये गाड़ी जरूर गांव के ही किसी शख्स की होगी। गलती से ही सही, लेकिन सुमन अब इन डाकुओं के चंगुल में आ फंसी थी। सारे डाकुओं ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था और जोरावर सिंह का सबसे खास राका सिंह सुमन के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश कर रहा था। देख लड़की, बस आज रात भर की ही बात है। तू बस एक रात के लिए हमरी हो जाए, हम तोहरा कसम खाते हैं। कल एकदम सुबह सुबह तो का तोरा घर छोड़ देंगे। सुमन जानती थी इन राक्षसों के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो अंधेरे में ही किसी ऐसी चीज की खोज करने लगी जिससे वो इन डाकुओं से अपनी इज्जत बचा सके। और तभी एक पत्थर पर जाकर उसके हाथ थम गए। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ होने वाला नहीं है कमीने। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और मैं किसके यहाँ जा रही हूँ। हमका तेरे बारे में जानने का कोई दिलचस्पी भी नहीं है जाने मन। ई बोल, कपड़े खुद उतारेगी या मैं उतारूं? सुमन ने गुस्से से डाकू राका सिंह को देखा और आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। सभी डाकुओं को ऐसा लग रहा था कि मानो सुमन डर से अब अपना समर्पण करने जा रही है। वो सभी उसको हवस भरी नजरों से देख बुरी तरह से हंस रहे थे। पर तभी अचानक सुमन ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर को पूरी ताकत से राका के चेहरे पर दे मारा। सुमन के वार ने हर किसी को चौंका दिया।
राका तो दर्द से करहाते हुए जमीन पर बैठ गया, जबकि सुमन तेजी से दौड़कर चंदा के पास आ पहुंची। चंदा बेटा जल्दी निकल बेटा, हम लोगों को तुरंत यहाँ से भागना होगा। चंदा बुरी तरह से घबराई हुई थी। वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकली और सुमन के साथ वहां से भागने लगी। सुमन जी जान लगाकर भाग रही थी। रात के इस घने अंधेरे में वो जानती थी कि यहाँ पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी। भैरव, भैरव, समर्थ भैया, कोई है? कोई तो बचाइए, बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। सुमन के वार के बाद कुछ डाकू बेमन से सुमन का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों ने सुमन को भैरव का नाम लेते सुना। तब उन सभी डाकुओं के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उन सभी की गति अचानक से बढ़ गई और वो इस बार जल्द ही पास पहुंच भी गए। सुमन और चंदा को घेर कर इस बार डाकुओं ने अपनी बंदूकों की नोक पर उन दोनों के सिर पर रख दिए और उन दोनों को खींचकर एक दूसरे से अलग कर दिया। क्या रे लड़की, तू भैरव का नाम ले रही थी? बता कैसे जानती है भैरव को? भैरव मेरा दोस्त है। और सुन, मैं अभी उसके ही घर जा रही हूँ। सुन, तू चाहता है ना तू अच्छे से सांस ले सके, तो चुपचाप हम लोगों को यहाँ से जाने दे, वरना तू भी जानता है भैरव तेरा क्या हाल करेगा। अच्छा, तो तू हमें भैरव का डर दिखा रही? उस भगोड़े भैरव का जो हमारे आकू बाकू को धोखे से मारकर शहर भाग गया। सुमन को लगा था भैरव का नाम सुनकर वो डाकू उन्हें डर से छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इन डाकुओं पर भैरव के नाम का उल्टा ही असर हुआ था। उस डाकू ने सुमन के बाल पकड़ लिए थे और उसे खींचते हुए राका के पास लेकर आने लगे थे। वो डाकू उस छोटी बच्ची चंदा के साथ भी जबरदस्ती कर रहे थे, जिससे डर के मारे चंदा बुरी तरह से रोने लगी थी। का भिनर भिनर लगा रखी है? चुप हो जा, वरना एक गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। डाकू की धमकी भरी बात सुनकर चंदा और जोर से रोने लगी और तभी उस डाकू ने एक जोर का थप्पड़ चंदा के चेहरे पर दे मारा, जिससे चंदा वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये सब कुछ देख सुमन की चीख गूंज उठी। वो दौड़कर चंदा के पास जाना चाहती थी, लेकिन उस डाकू ने उसे कसकर पकड़ रखा था। राका भी अब उसके एकदम सामने आ गया था। नहीं नहीं, चंदा को कुछ मत करो। हाँ जाने मन, ओ का साथ कुछ नहीं हुई। जो भी होगा थारे साथ ही होगा। बस अब तू देखत जा, ऐसन व्यवस्था करूंगा कि थारी चीख भी कोई सुन न सकेगा और तू भाग भी नहीं सकेगी। राका ने अपने डाकुओं को इशारा किया, जिससे उसके डाकुओं ने तुरंत ही सुमन को जमीन पर धकेल दिया और उसके हाथों में रस्सियां बांध दी। सुमन शोर न कर सके, इसलिए उन लोगों ने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था। राका की आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी और वो अब सुमन की जिंदगी बस बर्बाद करने ही वाला था कि तभी अचानक चारों ओर एक जोरदार शोर गूंज उठा। दूर से गांव वालों की आवाजें सुनाई देने लगी। डाकुओं को समझ नहीं आया कि आखिर ये शोर आ कहां से रहा है। उन लोगों ने चौंक कर इधर उधर देखा और तभी अचानक झाड़ियों को चीरते हुए समर्थ, कार्तिक और गांव वालों का एक बड़ा समूह वहां आ धमका। उनके हाथों में लाठियां और बंदूकें थीं और उनकी आंखों में गुस्से की आग साफ झलक रही थी। मारो सालों को। ये हरामी के पिल्ले हम लोगों को हाथ नहीं लगा पाए तो बाहर से आने वाले लोगों पर हाथ आजमाने लगे हैं। पकड़ो सबको, आज सबको जान से मार देना है। डाकुओं ने गांव वालों से इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी। वो लोग हिचकिचाते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगे, लेकिन आज गांव वाले इन डाकुओं को छोड़ने के मूड में नहीं थे। आज इन लोगों को छोड़ना नहीं है। इन लोगों के भाई से हमारी बहू बेटियां घर की कैदी बन गई हैं। रात होते ही हम लोगों को भी पहरा देना पड़ता है, लेकिन अब और नहीं। जब आकू सिंह और बाकू सिंह जैसे डाकुओं को हम मिट्टी में मिला सकते हैं, तो फिर ये उसके बाप के पालतू डाकू लोग किस खेत की मूली हैं? मार डालो सबको। उस गांव वाले की जोश भरी आवाज पर सारे गांव वाले तुरंत ही डाकुओं से भिड़ गए। गांव वालों और डाकुओं के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। गोलियों की आवाजें, चीखें और लाठियों के टकराने की आवाजें चारों ओर से गूंजने लगी थी। जबकि ये सब कुछ होता देख सुमन दौड़कर चंदा के पास चली गई थी और उसे अपने सीने से लपेट लिया। इधर गांव वालों के हमले ने डाकुओं के भी गुस्से की आग में घी डालने का काम किया था। हालांकि वो गांव वालों की तुलना में संख्या में कम थे, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने भी पलटकर गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया।
डाकुओं के आधुनिक हथियार की वजह से कई गांव वाले घायल हो रहे थे। कुछ की हालत गंभीर होने लगी। कार्तिक और समर्थ भी डाकुओं के भारी पलड़े को महसूस कर पा रहे थे और तभी अचानक उन दोनों का ध्यान राका सिंह पर पड़ा। समर्थ और कार्तिक दोनों ने ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और वो दोनों एक साथ राका पर टूट पड़े। सालों एक साथ आवत हो, पर कोई बात नहीं, हम तुम दोनों के लिए अकेले ही काफी हैं। राका लड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी समर्थ ने जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा। समर्थ ने सोच रखा था कि वो और कार्तिक एक साथ राका को हरा सकते हैं, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वहां पर राका के भी कई सारे डाकू हैं। समर्थ को राका पर वार करता देख राका का एक साथी तुरंत ही आगे आया। समर्थ के पीछे से उसने सिर पर एक जोरदार लाठी दे मारी। उस डाकू का वार इतना खतरनाक था कि समर्थ तुरंत ही जमीन पर गिर गया। जबकि ये सब कुछ देख कार्तिक अपने बड़े भैया को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन डाकुओं ने एक झटके में उसे भी घेर लिया था। स्थिति अचानक से बेहद खतरनाक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अब समर्थ और कार्तिक बस मरने ही वाले हैं। राका के डाकू साथियों ने समर्थ और कार्तिक को बुरी तरह से घेर लिया था। अब किसी भी पल राका के डाकू साथी उन दोनों की जान लेते, पर तभी गांव वालों ने आगे आते हुए डाकुओं पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। और तेज करो मर्दे, वहाँ बड़े ठाकुर खतरे में हैं। हाँ दादा, गोलियां चलाओ दादा, दोनों ठाकुर जमीन पर पड़े हैं, उन्हें गोलियां नहीं लगेंगी। गांव वाले जानते थे कि अगर गांव से ठाकुर खानदान चला जाए तो फिर जोरावर सिंह के डाकू गांव को शमशान बनाने में देर नहीं करेंगे। वो सभी जानते थे कि कार्तिक और समर्थ के बिना भैरव ही उन लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। ये भैरव का नाम का खौफ ही था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो इस गांव में आकर किसी के साथ कुछ भी गलत कर दे। और इसीलिए वो लोग अपनी जान देकर भी समर्थ और कार्तिक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इधर गांव वालों से हो रही गोलियों की बौछार ने राका और उसके डाकुओं के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। मजबूरन वो सभी अपने कदम पीछे खींचने लगे। इन सब लोगों के पास वही हथियार है जो कि आकू सिंह और बाकू सिंह इस्तेमाल करत रहा। हाँ राका भाई, इसलिए तो हम लोग को पीछे हटना चाहिए। याद है ना, जोरावर दादा हमेशा कहते रहते हैं कि मर्द को मर्दानगी से ज्यादा दिमाग में काम लेना चाहिए। राका सिंह ने घूर कर अपने उस डाकू साथी को देखा और वहां से वो पीछे हटने लगा, पर तभी अचानक एक गोली चलने की तेज आवाज आई और राका सिंह के सिर के परखच्चे उड़ गए। राका सिंह के मरते ही डाकुओं के बीच भगदड़ सी मच गई। वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इधर उधर भागने लगे। समर्थ और कार्तिक भी डाकुओं को इस तरह से भागता देख खुश हो रहे थे। उन लोगों ने डाकुओं को डराने के लिए हवा में गोलियां भी चलाना शुरू कर दी थी। देखा, मैं यही कहता था, ये होती है एकता की शक्ति। अब ये डाकू लौट कर दोबारा वापस नहीं आएंगे। पर भाइयों, ये तो बताओ कि आखिर इस राका सिंह को गोली किसने मारी? समर्थ के सवाल पर वहां पर एक सेकंड को अजीब सा सन्नाटा पसर गया। किसी भी गांव वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। समर्थ भी ये देख हैरान था कि आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और तभी कार्तिक ने बीच में बोलकर इस सन्नाटे को तोड़ दिया। अरे दादा, ये क्या फालतू के सवालों में पड़ गए? उधर देखिए, सुमन दीदी अभी भी सहम कर वहां बैठी हैं। अरे हाँ, मैं तो सुमन को भूल ही गया था। इतना कहते हुए कार्तिक और समर्थ तुरंत ही सुमन के पास गए। सुमन ने चंदा को अभी भी अपने सीने से लगा रखा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है सुमन, सब ठीक है। सुमन अपने चारों ओर मौजूद लोगों को गौर से देख रही थी। वो जानती थी कि सारे डाकू यहां से भाग चुके हैं, लेकिन अभी यहां जो कुछ हुआ था उसने उसको अंदर से हिलाकर रखा था। वो डर से चारों ओर देखती हुई उठ खड़ी हुई और किसी ने इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया कि सुमन जहां बैठी थी वहां पर एक रिवॉल्वर भी मौजूद थी। दरअसल राका सिंह पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमन ही थी। इधर समर्थ ने जब देखा कि सुमन कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही है, तब उसने सुमन को गांव के अंदर ही ले जाना सही समझा। वो सभी सुमन और चंदा को लेकर गांव वापस आए। सुमन भी अब तक काफी हद तक संभल चुकी थी। सुमन, अब तुम सुरक्षित हो, हमें बताओ कि क्या हुआ था वहां। सुमन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारी बातें बताने लगी। हम पर हमला हुआ।
चंदा बेहोश हो गई थी और वो डाकू राका सिंह मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम लोग एकदम सही समय पर आ गए। अगर तुम लोग नहीं आते तो भगवान ही जाने मेरा क्या होता। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कार्तिक और समर्थ की ओर देखा और फिर चंदा की ओर देखने लगी। समर्थ, मैं इस छोटी बच्ची के लिए यहाँ आई थी। शहर में किरण देवी और अर्नब इसके पीछे पड़े हैं। भैरव ने मुझे कहा कि चंदा को मैं यहाँ रख दूँ, ये यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन गांव के हालात को देख के लगता नहीं है ये यहाँ सुरक्षित रह पाएगी। सुमन की बात ने माहौल में भारीपन ला दिया था। सुमन ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसे सारे गांव वाले जानते थे, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करना चाहता था। सुमन, मैं मानता हूँ कि यहाँ का माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन हम लोग साथ मिलकर इस मुसीबत से लड़ रहे हैं। हम लोग किसी भी डाकू को गांव के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे। पर सुमन, ये सब छोड़ो और ये बताओ, भैरव ने चंदा को यहाँ भेजा क्यों? सुमन ने सिर हिलाया और फिर समर्थ को वो सारी बात बताने लगी जो कि शहर में घटी थी। समर्थ ने जब सुना कि भैरव फिर से सलाखों के पीछे चला गया है, तब उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। मैं हमेशा भैरव को बोलता रहता हूँ कि ताकत के साथ साथ कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए, लेकिन भैरव तो मेरी कोई बात मानता ही नहीं। इसमें भैरव की कोई गलती नहीं है समर्थ, वो तो परिस्थितियां ही ऐसी आ गईं कि भैरव को वो सब करना पड़ा। और समर्थ, अब भैरव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। यति भी वहीं शहर में ही है। तुम्हें ना सिर्फ भैरव को जेल से बाहर निकालना होगा, बल्कि यति को ढूंढने में भी भैरव की मदद करनी पड़ेगी। सुमन की बात सुन समर्थ सोच में डूब गया। वो जानता था कि सुमन सही कह रही है। उसकी मदद के बिना भैरव और यति एक नहीं हो सकते। लेकिन समर्थ के सामने गांव की भी समस्या थी। सुमन, मैं भैरव की मदद तो करूंगा, लेकिन मैं शहर नहीं जा सकता। गांव को इस समय मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मैं चला गया और फिर से डाकू हमला कर बैठे तो यहाँ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती सुमन। मुझे यहीं रहकर गांव की रक्षा करनी होगी। सुमन जानती थी कि समर्थ की चिंता एकदम सही है। गांव को इस समय समर्थ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है समर्थ, अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो तुम यहीं रहो, लेकिन समर्थ, तुम्हें चंदा की सुरक्षा, भैरव को जेल से बाहर लाने का वादा करना होगा। समर्थ, तुम्हें यह भी वादा करना होगा कि शहर में यति को ढूंढने में जितना खर्च आएगा, जितने लोग लगेंगे, सारे के सारे तुम मुहैया कराओगे। समर्थ ये साफ महसूस कर पा रहा था कि सुमन के दिल में भैरव और यति को एक करने का एक अजीब सा जुनून है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ सुमन, यति को ढूंढने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब करूंगा। भैरव, तुमने मेरा प्यार तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से जरूर मिलाऊंगी। सुमन भैरव और यति को एक कराने का दृढ़ फैसला कर चुकी थी, जबकि वहीं दूसरी ओर यति कुछ ऐसा भी करने जा रही थी जिसके बारे में खुद उसे भी कुछ होश नहीं था। यति ने जब देखा कि किरण देवी चंदा को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं बोल रही, तो वो धीरे धीरे एकदम किनारे पर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो उसे अपनी जिंदगी के सारे गम एक पल में ही याद आ गए हों। नहीं, नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तुम मेरी दादी नहीं। तुम झूठ बोलती हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाए। इस दुनिया में बस मेरी गुड़िया, मेरी चंदा ही मेरी अपनी थी, और तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। किरण देवी के पास यति की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो यति को कैसे समझाए, जबकि इधर यति ने गम से अपनी आंखें बंद कर लीं और छत से कूद गई। किरण देवी से थप्पड़ और चंदा से मिल ना पाने की बात सुन यति इतनी ज्यादा तनाव में आ गई थी कि वो छत से ही कूद पड़ी। पर तभी अचानक किरण देवी बिजली की फुर्ती से आगे आई और उसने यति के एक हाथ को पूरी ताकत से पकड़ लिया। अरे सच में तू पागल हो गई है छोरी। एक बार तुझे थप्पड़ का मार दिया तो जान देने पे तुलाई। किरण देवी बहुत मुश्किल से यति को थामे हुए थी, जबकि हवा में टंगी यति ने जब अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा तब उसे एहसास हुआ कि आखिर जान देना किसे कहते हैं। यति का चेहरा नीचे की गहराई देख अचानक डर से भर गया। वो अचानक से रोने लगी। यति का दिमाग उसके साथ बुरी तरीके से खेल कर रहा था।
और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। इधर किरण देवी अभी भी यति को थामे हुए थी, लेकिन किरण देवी के बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले ही यति को ऊपर खींच सके। हमारा मन तो कर रहा है कि तुमको यहीं से नीचे फेंक दूं, और थारे बिना मैं उस भैरव को खून के आंसू ना रुला पाऊंगी। थारे को तो बचानो ही पड़े गोरी। इतना कहती हुई किरण देवी ने अपने दांत भींच लिए। वो पूरी ताकत से यति को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यति अभी भी जहां की तहां हवा में ही लटकी हुई थी। और तभी किरण देवी को अपने पीछे से अर्नब की आवाज सुनाई दी। अरे बड़ी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल यति की छत के नीचे होने की वजह से अर्नब उसे देख नहीं पाया था। अरे ना मुराद, इन्हा आवा बबुआ, हमारी मदद कर। अर्नब तुरंत ही किरण देवी के पास गया और उसने जब देखा कि यति छत के नीचे है तब वो बुरी तरह से कांप उठा। वो तुरंत ही अपने हाथ बढ़ाकर यति को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा। बड़ी मालकिन, यहाँ क्या हुआ था? वही जो ना ही हुए चाहिए था। किरण देवी को गुस्से में देख अर्नब ने आके कुछ नहीं पूछा, जबकि अर्नब की सहायता से यति को ऊपर लाते ही किरण देवी ने अचानक अपने हाथ जोड़ लिए। यति बिटिया, हमरा मन साफ कह दिया जो हमने तोहरा पर हाथ उठाई। यति सिर झुकाए हुए थी, जबकि यति का दिल जीतने के लिए किरण देवी आहिस्ता से उसके पास आई। यति बिटिया, हमरा माफ कर दिया जो हमने तोहरा पर हाथ उठाई। बिटिया, एक पल को जब हमका लगा कि हम तोहरा को खो दिया है, तब हमको समझ आ गया कि इतना वक्त से तुम पर का गुजर रहा था। बिटिया, हमहू भी अपनी पोती से 5 साल दूर रही थी, और हम हाथ जोड़कर माफी मांगत है कि हम तोहरा बात गंभीरता से ना लिए। लेकिन बिटिया, हम अब तो से वादा करत है कि तोहरा चंदा किसी भी हाल में तोहरा पास लेके आईब। यति किरण देवी की नम आंखों में देखने लगी। किरण देवी की आंखों में मौजूद मगरमच्छी आंसू उसे एकदम सही लग रहे थे। वो मासूमियत से किरण देवी के गले लग गई, जबकि यति को किसी छोटी बच्ची की तरह बर्ताव करता देख किरण देवी मन ही मन मुस्कुरा उठी। मुझे चंदा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। किरण देवी मुस्कुराते हुए यति की पीठ थपथपाने लगी और उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। बिटिया, हम तोहरा से वादा कियस ना, अब देखना हम हाल में तुम्हारी चंदा तुम्हारे पास लेके आऊंगी। हमका भरोसा रखा बिटिया, हम तो का कभी निराश नहीं करब। यति ने धीरे से सिर हिलाया और किरण देवी का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि चंदा उसके पास वापस आ जाएगी। गुड़िया, गुड़िया, मेरी चंदा, हम लोग जरूर मिलेंगे। यति ने गुड़िया गुड़िया पुकारते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन वो थकान के कारण जल्द ही गहरी नींद में सो गई। किरण देवी यति को किसी छोटे बच्चे की तरह सोता देख मन ही मन बस ये सोच रही थी कि अब वो आसानी से यति का इस्तेमाल करके भैरव से बदला ले सकती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। इधर गांव में चारों ओर तो शांति फैली हुई थी, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजीब सा अशांत माहौल मौजूद था। समर्थ ने यति को ढूंढने और भैरव को जेल से बाहर लाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि वो खुद ही शहर नहीं जा पा रहा। वो सुमन के हाथों में अपने पैसों से भरा थैला थमाते हुए उदास था। सुमन, मैं जानता हूँ मेरे शहर न जाने पर मेरा भैरव मुझे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरा दिल इन सब चीजों को लेकर इतना उदास है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि जब भैरव को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं उसकी मदद को जा नहीं पा रहा। सुमन समर्थ की मजबूरियों को समझ रही थी। वो समर्थ को देखती हुई भावुक आवाज में बोली, खुद को मत खोजो समर्थ, ये सब कुछ नियति का खेल है। वैसे भी गांव में तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारे सबसे भरोसेमंद अमन और चमन तो मेरे साथ जा ही रहे। दरअसल सुमन की सुरक्षा और भैरव की मदद के लिए समर्थ अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद 2 लोग अमन और चमन को सुमन के साथ भेज रहा था। अमन, चमन, अपना मकसद भूलना मत। सुमन मैडम जी जो कुछ भी बोले तुम लोगों को वो आंख बंद करके करना है। जी बड़े ठाकुर, समझ गए। सुमन गांव छोड़कर शहर जाने को तैयार थी, लेकिन शहर के लिए निकलने से पहले वो एक बार चंदा से मिलने आई।
चंदा बिटिया, तुम यहाँ रह पाओगी ना? पर दीदी, यहाँ तो यति दीदी नहीं है। यति भी कुछ ही दिनों में यहाँ आ जाएगी बिटिया, तुम चिंता मत करो। चंदा कुछ नहीं बोली। नारी निकेतन से निकलने के बाद चंदा किसी तरह भैरव और सुमन के साथ तो घुल मिल गई थी, लेकिन अब फिर से नए लोगों के बीच आकर वो खुद में थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। सुमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चंदा को कैसे समझाए, और तभी कार्तिक की पत्नी पूजा मुस्कुराती हुई वहां आ गई। सुमन दीदी, आप चिंता मत कीजिए, चंदा घंटे भर में ही यहाँ के बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाएगी कि फिर वो गांव से वापस जाने की जिद ही नहीं करेगी। इतना बोलती हुई पूजा ने अपने बेटे नारायण को तुरंत ही अपनी गोद से उतारा और चंदा से प्यार से बात करने लगी। चंदा, तुम्हारे पास एक गुड़िया है ना? देखो नारायण के पास भी एक गुड्डा है। बोलो, तुम लोग घर घर खेलोगे? चंदा मासूमियत से पूजा के साथ नारायण को देख रही थी, जबकि नारायण भी शांत नजरों से चंदा को देखे जा रहा था। चंदा, तुम मेरी दोस्त बनोगी? देखो, मेरे कई सारे दोस्त हैं। ये है मंगरू, ये है सोनी, ये है राधिका, ये कमलेश। नारायण के साथ उसके और दोस्तों को देख चंदा मुस्कुरा उठी, जबकि सुमन ने चंदा को मुस्कुराता हुआ देख तब उसे अपने गले से लगा लिया। चंदा बिटिया, बस एक यही जगह है जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। तुम नारायण और अपने बाकी के दोस्तों के साथ खेलना बिटिया। मैं जल्दी ही तुम्हारी यति दीदी के साथ लौटूंगी। सुमन की बात पर चंदा ने प्यार से उसके गालों को छुआ और फिर तुरंत ही नारायण और उसके दोस्तों के साथ खेलने चली गई। देखा दीदी, मैं बोल रही थी ना, चंदा सब कुछ भूलकर गांव में खो सी जाएगी। तुम सही थी पूजा, चंदा सच में गांव में जल्द ही घुल मिल जाएगी। लेकिन पूजा, एक चीज है जो चंदा अपनी नींद में भी नहीं भूल सकती, और वो है अपनी यति दीदी की याद। सुमन के बताने की वजह से पूजा ये बात जानती थी कि यति पिछले 2 साल से नारी निकेतन में चंदा के साथ ही रह रही थी, लेकिन अभी चंदा का इस तरह से यति को ना भूलने की बात सुन वो थोड़ी सी हैरान रह गई। सुमन दीदी, कहीं यति और चंदा के बीच कुछ हुआ है क्या? मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर चंदा का यति से ऐसा भी क्या रिश्ता है कि वो यति के बिना रहना ही नहीं चाहती। आखिर क्या है इन दोनों का रिश्ता? पूजा, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और ऐसे रिश्तों को नाम दिया भी नहीं जाना चाहिए। बस इतना समझ लो कि प्यार से तरसते 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तब वो बिना किसी रिश्ते की ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पूजा चंदा को नारायण और बाकी बच्चों के साथ खेलता देख रही थी। शायद तुम सही कह रही हो। सुमन पूजा की आंखों में चंदा के लिए प्यार को महसूस कर रही थी। वो मुस्कुराती हुई पूजा के गले लग गई। पूजा, मुझे जाना होगा। शहर में भैरव को भी छुड़ाने का काम अभी मुझे करना है, लेकिन जाने से पहले चंदा की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपती हूँ। वो बिन माँ बाप की बच्ची दुनिया में सिर्फ यति को ही अपना मानती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अब तुम्हें भी अपना माने। बिल्कुल सुमन, मैं चंदा को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। सुमन ने मुस्कुराकर पूजा को देखा और तुरंत ही चमन अमन के साथ शहर की ओर निकल गई। समर्थ एकटक सा सुमन को जाता हुआ देख रहा था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई और चीज भी है जो उसे परेशान कर रही है। क्या हुआ दादा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या करूं कार्तिक, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भैरव पहले से ही शहर में फंसा हुआ है और इधर कल रात जो गांव में हुआ उसके बाद तुम समझ ही सकते हो कि गांव पर कौन सी आफत आने वाली है। जोरावर अपने बेटों आकू बाकू को खोने की वजह से पहले से ही हम लोगों पर, और ऊपर से उस राका का मरना। ए भगवान, कब होगी ये मुसीबत खत्म? कुछ पता चला कि आखिर राका पर गोली किसने चलाई थी? पता नहीं दादा। ठीक है, इस बारे में सबको पता करने को बोल दो, और हाँ, सारे गांव वालों को सूचना भी दे देना कि खतरा बढ़ गया है। हम सबको सावधान रहना होगा और हम सबका फिर से एक होकर काम करने का वक्त आ गया है। जी दादा, समझ गया। कार्तिक समर्थ के आदेश पर गांव की रक्षा के लिए गांव वालों को सावधान करने के लिए चला गया, जबकि इधर उसकी पत्नी पूजा सुमन से किए गए अपने वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। वो दूर से चंदा को नारायण और बाकी बच्चों के साथ खेलता हुआ देख रही थी, और फिर ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो मुस्कुराती हुई चंदा के पास आ गई और उसे प्यार से देखने लगी। चंदा बिटिया,
तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? चंदा अपनी मासूम नजरों से पूजा को देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे, जबकि तभी पूजा प्यार से चंदा को अपने नजदीक ले आई और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अरे चंदा बिटिया, मैं ना तुम्हारी यति दीदी की गौतन हूँ। गौतन, गौतन मतलब जानती हो ना? जिस तरह तुम्हारी यति दीदी भैरव की पत्नी है ना, उसी तरह मैं भैरव के भाई कार्तिक की पत्नी हूँ। दीदी, आप यति दीदी को जानती हैं? हाँ चंदा बिटिया, मैं और तुम्हारी यति दीदी तो साथ में ही खाना बनाते थे, हम दोनों साथ ही रहते थे। लेकिन जब से तुम्हारी यति दीदी यहाँ से गायब, तब से मैंने एक बार भी उसका चेहरा नहीं देखा। यति को देखते हुए मुझे 5 साल हो गए बिटिया, पूरे 5 साल। पर बिटिया ये सब छोड़ो और ये बताओ ना, अभी तुम्हारी यति दीदी कैसी हैं? वो कैसी दिखती हैं? क्या वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं? पूजा को यति के बारे में बात करता देख चंदा खुशी से चहक उठी थी। वो हाँ में सिर हिलाने लगी थी और बताने लगी थी कि कैसे यति हमेशा उसकी देखभाल किया करती थी। चंदा चहकती हुई यति के बारे में बात कर ही रही थी, जबकि पूजा उसका दिल जीतने के लिए उसकी बातें किसी छोटे बच्चे की तरह सुन रही थी। यति दीदी मुझे हमेशा गुड़िया कहती थी, और आप जानती है, जब मैं खाना नहीं खाती थी ना, तब वो भी खाना नहीं खाती थी। वो तो मुझे मनाने के लिए घोड़ा भी बनती थी। और जानती है, जब मुझे नींद नहीं आती थी, तब यति दीदी मेरे लिए चंदा मामा की लोरियां भी गाती थी। चंदा यति के बारे में ऐसी बात कर रही थी कि मानो यति ही उसके लिए सब कुछ हो, जबकि चंदा की बातें सुन पूजा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसको भी अब लगने लगा था कि चंदा को उसकी यति मिलना ही चाहिए। पूजा ने चंदा को भी प्यार से गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि यति जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगी। पूजा चंदा और यति की नजदीकियां जानने के लिए यति से बातचीत कर रही थी, जबकि इसी बीच गांव में यति और चंदा के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चंदा यति की बेटी हो सकती है, और चंदा को हमेशा यति के ही बारे में बात करता देख कुछ गांव वाले तो इस बात पर यकीन भी करने लगे थे। ओहो मर्दे, क्या टोका पता चलल? वो नया बच्ची जो आई है ना गांव में, जेका नाम चंदा है, वो यति की बेटी है हो। क्या बात बोल रहे हो भाई? सच में यति की बेटी है? हाँ भाई, पर मितवा सही बोल रहा है। हमने भी सुना कि वो शहरी मैडम बोल रही थी कि भैरव ने ही चंदा को गांव भेजा है। अब तुम ही बताओ भाई, भैरव दादा किसी अनजान बच्ची को यहाँ गांव में क्यों भेजेंगे? अच्छा, तो ये बात है अप्पू के पापा। हमने भी जब मंझली ठकुराइन को चंदा को अपने गोद में लिए हुए देखा ना, तो हमको भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर देखिए, अब जाके पूरी सच्चाई पता चली। अप्पू की मम्मी, अब जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया, तब इसको अपने पास तक ही रखना। गांव में किसी को भी कुछ मत बताना, समझी? कहते हैं गांव में अफवाहें जंगल की आग से भी तेजी से फैलती हैं। कुछ ऐसा ही अब चंदा और यति को लेकर हो रहा था। पूरे गांव में इस अफवाह ने हलचल मचा दी थी कि चंदा के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि यति और भैरव हैं। कार्तिक और भैरव तक भी ये अफवाहें उड़ती हुई पहुंची थी, लेकिन उन लोगों ने इन अफवाहों पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। वो लोग बस गांव को जोरावर सिंह नाम की मुसीबत से बचाने में लगे हुए थे। उन्हें पता था जोरावर अपने बेटों और अपने खास राका सिंह के मारे जाने का बदला लेने जरूर आएगा। इसीलिए समर्थ और कार्तिक पूरे गांव के लोगों को इस तरह से बांट रहे थे ताकि हर कोई गांव की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। समर्थ और कार्तिक गांव को जोरावर सिंह नाम की मुसीबत से बचाने के लिए गांव वालों को अच्छे से तैयार कर रहे थे, जबकि इधर जोरावर सिंह अपने अड्डे पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और लाल आंखें उसकी क्रूरता की दास्तां बयां कर रही थी। उसके चारों ओर उसके डाकू इकट्ठा थे, जो उससे डर कर कई फीट पीछे खड़े थे। जोरावर सिंह के सारे साथी डाकू इस बात को जानते थे कि उनकी हार और राका सिंह की मौत ने जोरावर सिंह को गुस्से से भरा है। तुम सब क्या सोचकर मेरे पास आए हो कायरों? अरे गांव वालों ने राका को मार दिया और तुम सब अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर मेरे सामने खड़े हो। सालो, तुम लोग भी राका की तरह मर क्यों नहीं गए, हराम के औलादों? तुम सब मेरे नाम को मिट्टी में मिलाने के बाद मेरे सामने तनकर खड़े हो। तुम्हारी तो खैर नहीं। इतना कहते हुए जोरावर सिंह ने लाठी से अपने पास खड़े एक डाकू को जोर से मारा। डाकू दर्द से करहा उठा, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की।
सरदार, हमें नहीं पता था कि उस शहरी छोकरी को बचाने के लिए गांव वाले बंदूक लेकर आएंगे। बंदूकें तो तुम लोगों के पास भी थी ना, और तुम लोग बंदूकधारी होकर भी उनसे हार गए जिन्हें शायद बंदूक थामनी भी ना आती हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। जोरावर सिंह की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने आदमियों को लताड़ते हुए उन्हें चेतावनी दी कि अगर अगली बार वो असफल हुए तो उनकी खैर नहीं। जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब मेरी बात कान के पर्दे फाड़ कर सुनो। अगर इस बार कोई गलती हुई ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा चबा जाऊंगा। अब जाओ नालायकों, गांव वालों को सबक सिखाने की तैयारी करो। मैं देखता हूं कि जब हम सब मिलकर उस गांव पर हमला करेंगे तब वो चूहे कैसे हमारी ताकत का सामना करते हैं। जोरावर सिंह की बात पर उसके सारे डाकुओं ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सभी जानते थे कि आकू, बाकू और अबराका को खोने की वजह से जोरावर सिंह ने अपना आपा खो दिया। ऐसे में अगर उन लोगों ने अपने सरदार की बात नहीं मानी तो उनकी जान भी जा सकती थी। जी सरदार। जोरावर सिंह की बात पर सारे डाकू गांव पर हमला करने की तैयारी करने लगे। इस बार की लड़ाई आर या पार होने वाली थी। इधर शहर में यति की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। चंदा के पास न होने की वजह से उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और हमेशा चंदा के ही बारे में सोचती रहती थी। हालांकि किरण देवी ने उसे कई बार प्यार से समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन यति का दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे चंदा चाहिए दादी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यति ने जब छत से कूदने की कोशिश की थी तब से किरण देवी उससे इतने प्यार से पेश आ रही थी कि जितना वो आज तक किसी से भी नहीं आई थी। और शायद इसी प्यार का नतीजा था कि यति भी अब उसे दादी कहकर बुलाने लगी थी। मन तो करत है गला ही मरोड़ दूं इस छोरी का, लेकिन जब तक वो भैरव जिंदा है तब तक हमको इसको झेलना ही पड़ेगा। और वो कूड़े की पैदाइश चंदा का भी पता लगाना ही होगा। किरण देवी ने अर्नब के साथ साथ इधर उधर फैले अपने आदमियों से संपर्क करना शुरू किया और हर किसी को वो बस चंदा के बारे में ही पता लगाने का हुक्म दे रही थी। और फिर कुछ समय बाद उसे ये पता चला कि चंदा गांव में है। लेकिन जब किरण देवी ने चंदा के गांव में होने की बात यति को बताई तो यति की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। चंदा, मेरी गुड़िया गांव में क्या कर रही है दादी? उसे वहां पर कौन लेकर गया? दादी क्या आप चंदा को गांव से वापस ला सकती हैं? हमरी बिटिया, हम तोहरा से वादा करत हूँ बिटिया, हम चंदा को तोहार पास जरूर वापस लाएंगे। बस तुम थोड़ा सब्र करो। हम जानत हैं कि ये सब कुछ हम दोनों का दुश्मन वो भैरव कर रहा है। वो हराम का जना ही हमरी बिटिया की जान चंदा को लेकर गांव गवा है। लेकिन बिटिया तो चिंता ना कर, हम अपनी जान पर खेलकर चंदा को वापस तुम्हारे पास लेकर आएंगे। किरण देवी के समझाने के बाद भी यति रोए ही जा रही थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तब तक सबसे बात करने से मना कर दिया जब तक वो चंदा को अपने सामने ना देख ले। उसकी नम आंखों में अब बस चंदा की ही यादें तैर रही थी और किरण देवी को तो ऐसा लग रहा था कि मानो बिना चंदा के ये यति रो रो कर मर ही जाएगी। इधर सुमन चंदा को गांव छोड़ने के बाद शहरा पहुंची थी। अमन और चमन दोनों उसके साथ थे और उसने यहां आने के बाद सबसे पहले भैरव से मिलने का फैसला किया। चमन और अमन भी सुमन के साथ ही भैरव के पास गए थे। भैरव अपने समर्थ दादा के सबसे खास आदमियों को अपने सामने देख बहुत खुश था। लेकिन जब उन दोनों ने भैरव को गांव के हालात के बारे में बताया तब भैरव बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके गांव से चंद दिन बाहर रहने भर से गांव की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। यति का ना मिलना पहले से उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और अब गांव की परेशानी सुन वो तो मानो अंदर से टूटने लगा। चमन, अमन, मुझे माफ करना भाई, मुझे यहाँ शहर आना पड़ा, लेकिन मेरे लिए यति को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। भैरव दादा, बड़े ठाकुर ने कहा है कि आप गांव की चिंता न करें और उन्होंने हमें आपके पास इसलिए भेजा है ताकि हम आपको सलाखों से बाहर निकाल सकें और दुल्हन को ढूंढने में आपकी मदद कर सकें।
हाँ भैरव, अब तुम भी गांव के बारे में ज्यादा मत सोचो। पहले तो तुम यहाँ से बाहर निकलो, फिर हम साथ मिलकर किसी तरह यति को ढूंढेंगे। भैरव भी सुमन की बात पर सहमत नजर आ रहा था। उसने सुमन को वकील ढूंढने के लिए कहा ताकि जल्द से जल्द उसकी जमानत हो सके और वो बाहर निकलकर यति को ढूंढ सके। लेकिन जब सुमन वकील के पास गई तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। वकील ने सुमन की बात सुनने के बाद उसका केस लेने से इनकार कर दिया था। सुमन वहां मौजूद सभी वकीलों के पास गई थी, लेकिन हर किसी ने भैरव का केस लेने से मना कर दिया था। सुमन ने जब केस न लेने का कारण जानने की कोशिश की, तब उसके सामने एक ऐसी बात आई जिसे सुन वो बुरी तरह से परेशान हो गई। एक वकील ने सुमन से इस वादे के साथ उसे सब कुछ बताया कि वो बाहर कहीं भी इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करेगी। देखिए सुमन जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन एसपी शेखावत का इस मामले में हाथ है। कोई भी वकील इस केस को लेने से डर रहा है। और सुमन जी, किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। सुमन अपनी आंखों में निराशा के आंसू लिए वकील के ऑफिस से बाहर आई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे क्या करे। भैरव की हालत, गांव की स्थिति और एसपी शेखावत का डर, इन सब ने सुमन को अंदर से हिला दिया था। इधर किरण देवी ने जब से जाना था कि चंदा गांव में है, तब से वो गांव में मौजूद अपने पुराने जासूसों से संपर्क करने में लगी थी। वो बस चंदा और गांव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी और उसे जल्दी ही ये पता भी चल गया कि गांव में चंदा को लेकर अफवाह फैल रही है। तो गांव में सभी मानत हैं कि यति और चंदा माँ बेटी हैं। अगर हमारे जासूस लोगन सच कह रहे हैं ना, तो हम ऐसन खेल खेलूंगी ना कि चिट्ठ भी हमरा हो जाए और पट भी। हम जैसन सोच रहे हैं वैसन अगर सब कुछ हो गया ना, तो यतिया हमरे इशारे पर नाचेगी और वो भैरवा उसके ही हाथों से मरेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करत है। किरण देवी के मन में कुछ बहुत ही घातक साजिश चल रही थी। तभी उसने देखा यति अभी भी अपने कमरे में ही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। ठीक है छोरी, तू बात ना कर किसी से, लेकिन फिर भी तो है अपनी नजर के सामने रखना ही पड़ेगा। अपने मन में इतना सोचती हुई किरण देवी ने तुरंत ही अर्नब को अपने पास बुलाया। देख अर्नबवा, हम कुछ ऐसन करन जा रहे हैं कि इस सालों सालन की दुश्मनी एक ही झटके में खत्म हो ही जाएगी। पर सुन, इमे तुमको भी कछु करना है। कान खोल के सुन, तोहरा काम सिर्फ यति पर नजर रखना है। ये छोरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खराब होवे दे, कोई बात नहीं, बस इको कैसे भी करके जिंदा रखना है। और हाँ, एक ठो बात और, वो राक्षसवा भैरवा अभी भी शहर में है। हालांकि वो सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी तरह से यति के पास आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्नब ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि यति की मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसे में उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। ठीक है बड़ी मालकिन, मैं यति का ध्यान रख लूंगा। पर बड़ी मालकिन, आप कहीं जा रही हैं? किरण देवी आंखें तरेर कर अर्नब को देखने लगी। हाँ छोरे, हमका बाहर कछु जरूरी काम से जाना है, इसलिए तो तुमका इतना जरूरी काम सौंप के जा रहे हैं। तुम यहाँ पर रहो और ध्यान रखो कि वो छोरी कुछ उल्टा सीधा ना करे। इतना कहती हुई किरण देवी ने विश्वास से अर्नब को देखा और बाहर निकल गई। अब आएगा खेला खेलने में असली मजा। आ रहे हैं हम भैरव, तोहरी मौत बनकर। ई बार वो ठाकुर खानदान तबाह होगा, तबाह होगा। किरण देवी अपने घर से निकलकर जोरावर सिंह से मिलने जा रही थी। वो जानती थी कि डाकू जोरावर सिंह ठाकुर खानदान का कट्टर दुश्मन था, इसीलिए वो डाकू जोरावर सिंह के साथ मिलकर पूरे ठाकुर खानदान को आसानी से खत्म कर सकती थी। लेकिन रास्ते में किरण देवी ने दूर से समर्थ और कार्तिक को देखा। वो दोनों गांव के बाहरी इलाके में खड़े हुए थे। समर्थ और कार्तिक को देख किरण देवी घबरा गई। उसने तुरंत ही अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया ताकि वो दोनों उसे पहचान न सकें। दरअसल जब से डाकुओं ने सुमन पर हमला किया था, तब से समर्थ और कार्तिक गांव के बाहर से आने वाले हर शख्स पर अपनी नजर रखते थे। और आज जब किरण देवी यहां से जा रही थी,
तब उन दोनों ने भी किरण देवी को देख लिया था, लेकिन घूंघट की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाए थे। ये औरत कौन है? इसे तो आज से पहले यहाँ नहीं देखा, और इस समय ये यहाँ क्या कर रही है? बड़े भैया, ये कोई बूढ़ी अम्मा लग रही हैं। शायद अपने घर जा रही हो। किरण देवी की धड़कनें तेज थीं। उसे डर था कि कहीं समर्थ और कार्तिक उससे कुछ पूछताछ ना कर लें। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी साजिश बर्बाद हो सकती थी। वो मन ही मन प्रार्थना करती हुई चुपचाप आगे बढ़ती रही और जल्द ही समर्थ और कार्तिक की नजरों से ओझल भी हो गई। इधर जोरावर सिंह अपने अड्डे पर बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके वफादार डाकू अपने चाकू और खंजर तेज कर रहे थे, और तभी उसका एक डाकू किरण देवी को लेकर उसके पास आया। सरदार, ये औरत आपसे मिलने आई है। जोरावर सिंह ने किरण देवी को देखते ही पहचान लिया। उसे याद था उसके बेटे आकू सिंह और बाकू सिंह दोनों किरण देवी के पास ही रहते थे। किरण देवी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जानती हो ना, तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहते तो वो मरते भी नहीं। किरण देवी ने अपने घूंघट को थोड़ा हटाया और शांत नजरों से जोरावर को देखने लगी। हमका ये उम्मीद ना था जोरावर कि तू हमका अपने बेटन के कातिल समझेगा। अरे तू जानत भी है, आकू बाकू को हम अपने बेटन अंकुश से बढ़कर मानते थे। कि तू हमका अपने बेटन के कातिल समझेगा। अरे तू जानत भी है, आकू बाकू को हम अपने बेटन अंकुश से बढ़कर मानते थे। वो दोनों को हम अपने हाथन से खाना खिलाती थी, और तुम बोल रहे हो कि हमने उसको मरवाया। जोरावर, तुमरे ठाकुर खानदान को खत्म करने की औकात ना ही ना तो सीधे बोलो। आकू बाकू के कत्ल का जिम्मा हमरे माथे मत मढ़ो। किरण देवी जिस तरीके से उसे उकसाते हुए बात कर रही थी, उससे जोरावर के सारे डाकू हैरानी से किरण देवी को देखने लगे थे। किरण देवी की बात जोरावर के भी दिल में जा लगी थी। उसने शर्म से अपनी नजरें नीची कर लीं। जोरावर सिंह, हम यहाँ तो उसे कोई दुश्मनी करने नहीं आए हैं। बस हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने तुम्हारे आकू बाकू को बुरी तरीके से मारा है, उसका हम लोग भी तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार दें। जोरावर सिंह ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो अभी भी किरण देवी को लेकर पूरी तरह से शक में था। मैं भी जानता हूँ आकू बाकू तुम्हारे बेटे अंकुश के दोस्त थे, लेकिन ये बताओ, क्या तुम सचमुच हमारी मदद करोगी? किरण देवी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ जोरावर, हम तो का बताई देती हूँ कि आकू बाकू के मरने का जितना अफसोस हमका है, उतना इस दुनिया में किसी को नहीं। हम वो दोनों बच्चन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हमारा मकसद है वो भैरव से बदला लेना, जिसने हम दुई लोगन के परिवार को बर्बाद कर दिया। हम जानत हैं तू भी उससे नफरत करत है, इसलिए हम तो उसे हाथ मिलाना चाहत हूँ। जोरावर सिंह को समझ में आ गया कि किरण देवी के मन में बदले की आग जल रही है, इसीलिए उसने उसके साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें ठाकुर खानदान को खत्म करने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। हमरे पास पहले से ये योजना है जोरावर सिंह। जानत हो पिछली बार हमका हार कैसे मिली? कैसे? पुजवा की वजह से। वो पहले हमरी वफादार थी, लेकिन बाद में वही हमरी हार का कारण बनी। और जानत हो जोरावर, वही हमरी हार का कारण लड़की अब की बार हमरी जीत का कारण बनेगी। जोरावर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किरण देवी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जोरावर, हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये ठाकुर खानदान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। अभी ठाकुर खानदान के साथ साथ पूरा गांव के लोग पुजवा के बिटवा नारायण को बाबा साहेब का पुनर्जन्म मानत है। अगर तू यूं नारायण का अपहरण कर लियो तो ठाकुर खानदान की ताकत ढीली पड़ जाएगी। जोरावर सिंह को किरण देवी की ये शातिर चाल काफी अच्छी भी लग रही थी। लेकिन जोरावर, हमका सिर्फ नारायण नहीं बल्कि हमका चंदा भी चाहिए। काहे से कि यति के लिए चंदा बहुत मायने रखत है, और अगर वो हमरे पास होगी तो हम यति को भी पूरी तरह से अपन काबू में रख सकते हैं। और यति के काबू में रखे का इके मतलब है कि हम भैरव को भी अपन इशारण पर नचा सकत है।
वाह किरण देवी, तुम्हारा दिमाग तो इतना तेज है कि तुमको शतरंज का खिलाड़ी भी मात ना दे पाए। तुम तो इतनी दूर की सोचती हो कि जितनी दूर तक कोई इंसान देख भी ना पाए। मैं आज ही नारायण और चंदा का अपहरण करवाऊंगा। इतना कहते हुए जोरावर ने तुरंत अपनी दो सबसे भरोसेमंद महिला डाकुओं को अपने पास बुलाया और किरण देवी की इस पूरी योजना को समझाते हुए उन दोनों को इस काम के लिए गांव भेज दिया। किरण देवी ये सब कुछ देख बहुत खुश हो गई। अब वो चंदा के जरिए यति से कुछ भी करवा सकती थी। इधर शहर में यति की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खुद ही अपने कमरे से बाहर आ गई और अर्नब से लगातार चंदा के बारे में सवाल करने लगी। वो चंदा से मिलने के लिए लगातार घर से बाहर जाने की जिद कर रही थी। अर्नब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यति तो मानो किसी भी हाल में मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे बाहर जाना है, मतलब मुझे बाहर जाना है। मैंने बहुत देख लिया, चंदा अभी तक नहीं आई। मुझे अब चंदा चाहिए। दादी बोल रही थी ना चंदा गांव में, तो मुझे गांव जाने दो। मैं अब यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहूंगी। अर्नब ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। यति की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे बाहर ले जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिरकार उसे मजबूर होकर उसकी बात माननी ही पड़ी। ठीक है यति, हम बाहर जाएंगे, लेकिन बस एक शर्त पर कि तुम मेरा हाथ पकड़ कर रहोगी, समझी? यति ने खुशी से सिर हिलाया और अर्नब का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी चमक थी। वो हर तरफ बेचैनी से देखे जा रही थी। उसकी आंखें चारों तरफ बस चंदा को ही ढूंढ रही थी। अर्नब भी यति की बेचैनी को साफ महसूस कर रहा था। उसने उसे संभालते हुए पूरी मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। लेकिन वो लोग जैसे ही सड़क पर पहुंचे, वैसे ही यति अचानक उसका हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ी। यति रुक जाओ, वहां से गाड़ी आ रही है। लेकिन यति ने उसकी बात नहीं सुनी और सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। तभी एक तेज गाड़ी यति की ओर बढ़ी और ये सब कुछ देख अर्नब खौफ से चीख उठा। इधर उस गाड़ी ने अचानक ब्रेक दबाए, लेकिन फिर भी यति को हल्की सी टक्कर लग गई और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल उस कार से एक लड़की हड़बड़ी में निकली, जो कोई और नहीं बल्कि सुमन थी। और सुमन की नजर जैसे ही यति पर पड़ी, वैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ी। हे भगवान, तुम ठीक हो? माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। सुमन ने आज तक यति की कोई तस्वीर नहीं देखी थी और ना ही वो यति से कभी मिल पाई थी। इसीलिए वो यति के सामने होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई थी। इधर अर्नब भी तेजी से यति के पास पहुंचा और उसने जब सुमन को वहां देखा तो वो अपनी नजरें चुराने लगा। उसने नजरें चुराते हुए यति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सुमन ने उसे अपनी कार में अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। इसे अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी करो। नहीं मेम साहब, हम अपनी बीवी को खुद ही ले जाएंगे। इतना कहते हुए अर्नब तुरंत ही यति को अपनी बाहों में उठाए वहां से जाने लगा। हालांकि सुमन बार बार उसे अस्पताल छोड़ने की बात कह रही थी, लेकिन अर्नब नहीं माना। सुमन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो खुद भी अपनी उलझनों में फंसी हुई थी। शुक्र है भगवान का कि ज्यादा चोट नहीं आई उस औरत को, पर मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने चमन अमन को वकील ढूंढने के काम पर लगा रखा है, उसके बारे में भी पता करना है। इतना कहती हुई सुमन तुरंत ही वहां से निकल गई। इधर यति को अपनी बाहों में लिए अर्नब छिपकर सुमन को देख रहा था और सुमन के जाते ही उसने राहत की सांस ली। ये वही लड़की है जिसने उस दिन गांव में हमें यति का पता बताया था। शुक्र है ये यति को पहचान नहीं पाई, लेकिन अब मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये अभी भी बेहोश है। इतना कहते हुए अर्नब अस्पताल के लिए निकल गया। इधर सुमन जब अदालत के बाहर मौजूद चमन अमन के पास पहुंची तो ये जानकर वो खासा परेशान हो गई कि चमन अमन को अभी तक कोई वकील नहीं मिल पाया था। मैडम जी, पहले तो इन शहरी लोगों से बात करने में ही अजीब लगता है, और दूसरा हर कोई वकील भैरव का नाम सुनते ही केस लेने से पीछे हट जाता है। ठीक है, एक अब मैं ही आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ। सुमन वहीं अदालत में फिर से भैरव की जमानत के लिए वकील ढूंढने लगी। इस बार उसने कई नए और उसूल के पक्के वकीलों से मुलाकात की, लेकिन एसपी शेखावत के डर की वजह से कोई भी उसका केस लेने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था। वो निराश हो गई। उसे लगने लगा कि अब शायद ही वो किसी वकील को ढूंढ पाएगी कि तभी एक वकील खुद ही हिचकिचाते हुए उसके पास आया। उसने अपना नाम रघुवीर बताया था। आप चाहें तो ये केस मुझे सौंप सकती हैं।
रघुवीर के इस तरह खुद से केस लेने की बात पर सुमन को काफी हैरानी हुई थी। उसने तुरंत ही उस वकील के बारे में पता लगवाया तो उसे पता चला कि रघुवीर का रिकॉर्ड कुछ खासा अच्छा नहीं था। उसने कई केस हारे थे, लेकिन सुमन के पास और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। मिस, मैं आपकी हिचकिचाहट की वजह जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपका केस लड़ सकता हूँ। सुमन ने उसकी आंखों में देखा। वो इस समय किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। यही सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है रघुवीर जी, मैं आपको ये केस सौंप रही हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। रघुवीर ने सिर हिलाया और केस की तैयारी शुरू कर दी। अब सुमन और भैरव की उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थी। वकील मिलने की वजह से सुमन ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी कि तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ ठनका। हे भगवान, मैंने उसे पहले भी कहीं देखा था। उसका नाम अर्नब है। दरअसल वकील मिलने के बाद से सुमन के सिर से एक बहुत भारी बोझ हट गया था। वो सोच ही रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट का ख्याल आया और इसी बीच उसने जैसे ही उस लड़की और उसके पति के चेहरे को याद करने की कोशिश की, वैसे ही अर्नब का चेहरा उसकी आंखों के सामने झलक गया। ये आदमी, ये वही है जिसे मैंने गांव में देखा था। मैंने इसी को यति का पता बताया था। हे भगवान, कहीं जो मेरी कार से टकराई थी वो यति तो नहीं थी। सुमन ये सब कुछ सोच बुरी तरह से परेशान हो गई थी और जब उसने चमन अमन को इसके बारे में बताया तब वो भी हैरान रह गए। मैडम जी, आप सही कह रही हैं। ये हुलिया अर्नब का ही है और आप जिस तरह लड़की के बारे में बात कर रही हैं, उस हिसाब से तो वो भैरव दादा की पत्नी यति ही है। हाँ, मैं अर्नब के चेहरे को भूल नहीं सकती। और वो अर्नब ही है जो यति को नारी निकेतन से लेकर गया था। मुझे भैरव को ये सब बताना होगा कि यति अर्नब के साथ है। सुमन ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और थाने की ओर निकल गई। उसे अब जल्द से जल्द भैरव को ये बात बतानी थी। इधर यति के बेहोश होने की वजह से अर्नब उसे लेकर अस्पताल आ गया था। वो उसे बड़े प्यार से संभाल रहा था। देखिए, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा सोचती हैं, इसीलिए गश खाकर गिर पड़ी। इन्हें बोलिए कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है और समय समय पर दवाई भी खानी है। इतना कहते हुए डॉक्टर ने दवाइयों की एक पर्ची अर्नब को थमा दी। अर्नब जल्द ही दवाइयां लेकर यति के साथ अस्पताल के बाहर आ गया। यति अभी भी कमजोर थी। अर्नब ने किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया और घर की ओर रवाना हो गया। यति, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम ज्यादा मत सोचो। देखो, दादी गई है ना चंदा को लेने, देखना वो चंदा को लेकर ही वापस लौटेंगी। यति अर्नब की बात पर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अब भी उदासी फैली हुई थी और वो चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्नब ने गाड़ी को स्पीड दे दी ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। अर्नब चंदा का नाम लेकर यति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इधर जोरावर सिंह की भेजी हुई महिला डाकुओं ने गांव में चंदा और नारायण पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वो दोनों गांव की गलियों में घूमती हुई सावधानी से दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी। घूंघट में होने की वजह से कोई भी मर्द उन दोनों पर शक भी नहीं कर पा रहा था। तभी उन दोनों ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन दोनों महिला डाकुओं ने तुरंत ही नारायण को पहचान लिया और जल्द ही नारायण के साथ घुल मिलकर खेल रही चंदा भी उन दोनों की नजर में आ गई। वो दोनों धीरे धीरे बच्चों के पास पहुंच गईं। यही है वो दोनों बच्चे, नारायण और चंदा। इन दोनों को पकड़ो और ये लो, थोड़ी सी बेहोशी की जड़ी बूटी सुंघा देना, लेकिन ध्यान से, कोई देखे नहीं। वो दोनों महिला डाकू बहुत ही सावधानी से दोनों बच्चों के पास आईं और बड़ी चालाकी से बच्चों के साथ घुल मिलकर उनसे बातें करने लगीं। थोड़ी देर बाद जब दूसरे बच्चों का ध्यान भटका तो उन दोनों ने फुर्ती से उन दोनों बच्चों के मुंह में वो जड़ी रख दी और तेजी से उन दोनों को लेकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। गांव से निकलते समय कुछ गांव वालों ने उन दोनों को बच्चों के साथ गांव से बाहर निकलते हुए देखा तो उन्हें शक सा हुआ। उनमें से एक गांव वाले ने उन्हें रोका और सवाल पूछने लगा, लेकिन वो महिला डाकू हद से ज्यादा होशियार थी। उन दोनों ने नारायण और चंदा के चेहरे भी ढके हुए थे और बात को टालती हुई जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। ये हमरा बचवा है, तो लोगन से का मतलब, बुलाए का हम अपना मर्द लोगन का। कभी कभी हद से ज्यादा होशियार बनना भी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है।
कुछ ऐसा ही उन महिला डाकुओं के साथ हुआ। कौन है तेरा मर्द? नाम बता। वो दोनों महिला डाकू समझ चुकी थीं कि वो दोनों मुसीबत में फंसने वाली हैं। इसीलिए उन दोनों ने एक झटके में अपने कपड़े से बंदूक निकाली और गांव वालों पर गोलियां चलाती हुई वहां से भागने लगी।